नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसका हम 22वां लेक्चर पढ़ेंगे। डिटेल में आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूछूंगा, समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है और कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हुए चलना है। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसा है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज। कह रहा है कि ट्रोपोस्फियर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर घटता है। ये बात बिल्कुल सही है। हम जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना घट जाता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से घटता जाता है। जैसे जैसे हम किलोमीटर ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर हमारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से वो कम होता जाता है। यानी कि जैसे हम पृथ्वी से ऊपर बढ़ना शुरू करेंगे, जो हमारे वायुमंडल का तापमान है वो धीरे-धीरे घटना शुरू कर देता है। ये ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं तो ये जो ट्रोपोस्फियर होता है ये इसको हम हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ये क्षोभ मंडल जो होता है ये सबसे लोवेस्ट लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट की। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर होती है। इसके अलावा कह रहा है कि जो ट्रोपोस्फियर होता है इसके अंदर 85% एटमॉस्फेयर का पूरा मास होता है। और ज़्यादातर जो वेदर रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी का जो मास होता है, ये क्या करता है, ग्रेविटी की वजह से, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से क्या करता है कि जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसको अपने पास ही खींचे रहती है। तो लगभग-लगभग 85% जो मास है, यानी कि मान लेते हैं पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 100 किलोग्राम का है। कितना? पूरा एटमॉस्फेयर जो 100 किलोग्राम का है, तो 85 किलोग्राम केवल और केवल किसमें होगा? केवल और केवल हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के अंतर्गत ही 85 किलोग्राम वजन गैसों का जो पूरा है वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो ऑल वेदर रेटेड रिलेटेड फिनोमिना की बात हो रही है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रोपोस्फियर होता है यहीं पर दुनिया भर की सभी चीज़ें होती हैं, चाहे बरसात होना हो, चाहे धूप होना हो, चाहे छाँव होना हो या फिर ह्यूमिडिटी हो, आंधी चलना हो, तूफान आना हो, ये सभी की सभी चीज़ें जो होती हैं, ये सभी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। तो हमारी ये दोनों बातें सही हो जाएँगी। अब हम यहाँ पर जब दोनों बातें सही हो जाएँगी तो हमारा चाहे ऑप्शन ए सही हो सकता है या हमारा ऑप्शन बी सही हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन ए और बी में से सही कौन-सा जाएगा। क्योंकि करेक्टली जो रीज़न है, ये रीज़न जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारे असर्शन को। क्यों नहीं कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रोपोस्फियर है और यहाँ पर जो इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये दोनों अलग-अलग स्टेटमेंट हैं। एक तरीके से आपस में दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन तब होता, जब यहाँ पर जो ये बता रहा है कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर घट रहा है, तो ये किलोमीटर के हिसाब से ये टेम्परेचर जो घट रहा है, ये क्यों घट रहा है? अगर ये चीज़ बताता है, ये जो घटता है वो लैप्स रेट की वजह से घटता है। लैप्स रेट क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया है डिटेल में, तो ये लैप्स रेट जो होता है इसी की वजह से घटता है। तो हमारे अगर रीजन में ये लैप्स रेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया होता, तब तो ये सही हो जाता हमारा जो रीजन है। तो रीजन में जो तथ्य लिखे गए हैं वो तो सही है, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन-सा सही हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैच द सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स विथ देयर रिस्पेक्टिव रिकमेंडेड स्लोप परसेंटेज। कह रहा है यहाँ पर आपको स्लोप परसेंटेज दिया गया है, यानी कि जमीन का जो ढाल होता है उसका यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है और बता रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं अगर इस तरीके से स्लोप हमको देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम मैच कराते हैं। सबसे पहले हम किसको मैच कराएंगे? सबसे पहले हम मैच कराएंगे एग्रोनॉमिक मेजर्स को। कह रहा है एग्रोनॉमिक मेजर्स हम कब लगाते हैं? जब हमारा जो स्लोप है वो 2% से कम होता है। स्लोप का 2% जो स्लोप होता है उसको समझ लेते हैं। जो परसेंटेज स्लोप होता है इसको हम समझ लेते हैं डिटेल में कि आखिर ये परसेंटेज स्लोप होता क्या है। ध्यान से समझ लें। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया 1 मीटर ये, और इसके अलावा हमने क्या कर दिया, एक ऐसा हमने त्रिभुज बनाया, ये कितना हो गया? ये 100 मीटर हो गया। अब ये बन गया हमारा क्या? अब ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि अगर हम 100 मीटर कहीं क्षैतिज चल रहे हैं, 100 मीटर चलने पर अगर जो ढलान है वो 1 मीटर की हो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि 1% का स्लोप है। यहाँ पर आपको स्लोप कितना दिख रहा है? इधर जब हम 100 मीटर चलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम 100 मीटर चलेंगे, तो हमारा जो निचाई है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएँगे तो हम
1 मीटर नीचे भी आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1% स्लोप। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये 1% का स्लोप होता है। ये हमारी मिट्टी का ऐसे होता है, जैसे मिट्टी ना यहाँ पर ऐसे हमारे फसल लगी होती है तो ऊपर से नीचे होती है, ये ढलान है। तो ये ढलान जो है 1% ढलान का क्या मतलब है कि अगर हम 100 मीटर ढलान की तरफ जाएंगे तो 100 मीटर ढलान की तरफ जाते समय हम 1 मीटर नीचे भी चले जाएंगे। समझ गए? तो ये जो होता है ये 1% का स्लोप होता है। इसी तरीके से अगर ये 2%, 3%, 16% हो जाए तो वो उस तरीके से परसेंटेज आप निकाल सकते हो। जैसे जैसे मीटर बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारा स्लोप का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। बाकी अगर ये कम ज्यादा करोगे तो उस हिसाब से आप निकाल लेना। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया कि 1% स्लोप का क्या मतलब होता है। तो एग्रोनॉमिक जो मेजर होता है वो कहाँ यूज किया जाता है? एग्रोनॉमिक जो मेजर होता है उसको यूज किया जाता है वैसी जगह पर जहां पर हमारा जो स्लोप है वो 2% से कम होता है। इसमें एग्रोनॉमिक मेजर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने मल्चिंग कर दिया, इसके बाद हम छोटी-छोटी क्यारियाँ बना रहे हैं। तो इस तरीके के जो मेथड होते हैं, उसको हम लगाते हैं। बाकी हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये सभी हमारे मेथड होते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके सॉइल इरोजन को रोकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा क्या है? कंटूर बंडिंग। तो ये जो कंटूर बंडिंग होता है, इसको हम कहाँ लगाते हैं? कंटूर बंडिंग एक तरीके का हमारा मैकेनिकल मेजर होता है। इसको हम लगाते हैं जहाँ पर 6% से ज़्यादा स्लोप होता है। तो हमारा जो बी है वो थर्ड पे चला जाएगा। बेंच ट्रेसिंग इसके बाद आता है। तो हमारा जो बेंच ट्रेसिंग है इसको कहाँ पर लगाते हैं? बेंच ट्रेसिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप होता है, 16 से लेके 33% के आसपास अगर स्लोप होता है तो हम बेंच ट्रेसिंग लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगला है वो क्या है? हमारा है ग्रेडेड बंडिंग। ये जो ग्रेडेड बंडिंग होता है इसको हम कहाँ लगाते हैं? फिर एक ही बचा हमारा जो ग्रेडेड बंडिंग है, ये कहाँ पर यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे 2 से 10% के स्लोप पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखते हैं ए जो है वो किस पे जा रहा है? ए हमारा सेकंड पे जा रहा है। तो ए सेकंड पे इसमें जा रहा है, ए सेकंड में इसमें जा रहा है और ए सेकंड में इसमें जा रहा है। बी देखते हैं, बी किस में जा रहा है? बी हमारा थर्ड पे जा रहा है। तो बी थर्ड में इसमें जा रहा है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया और बी वाला जो थर्ड पे जा रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल एयर। कह रहा है कि यहाँ पर आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, डिटेल में समझना है और समझ के बताना है कि जब हम सॉइल एयर की बात करते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर एयर की बात करते हैं, तो उसमें कौन-कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। देखते हैं एक-एक करके। नाइट्रोजन परसेंटेज इज मोर और लेस द सेम इन बोथ सॉइल एयर एंड एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है, वो हमारी मिट्टी के अंदर भी और इसके अलावा हमारे जो वायुमंडल है, उसके अंदर भी लगभग बराबर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। इसी तरीके से होता है। जितना ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन होता है जितना परसेंटेज, उतना ही जितना जितना ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है, परसेंटेज में नहीं, मात्रा जितनी होती है, उतनी ही मात्रा हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर भी नाइट्रोजन की होती है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन लेवल इन द सॉइल एयर आर सिग्निफिकेंटली हायर देन इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। तो जो मृदा वायु में ऑक्सीजन का स्तर वायुमंडल की तुलना में अधिक होता है। कहने का मतलब इसका क्या है कि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होता है, मिट्टी में कम होता है। मिट्टी में कम क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको मिट्टी में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस ऑक्सीजन को श्वसन के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। तो वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 8 से लेके 10% तक बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर की अपेक्षा घट जाती है। समझ गए? तो ऑक्सीजन घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन-सा सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि क्लास 8
क्लास 8 क्या होता है? लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन जो होता है, उसमें जो हमारी मिट्टी होती है, उसको 8 भागों में बाँटा गया है। 4 भागों में हम खेती कर सकते हैं और 4 जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें हम खेती कर सकते हैं और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, इनमें हम खेती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये 8वें की बात बोल रहा है। 8वां जो है, यानी कि क्लास 8th लैंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वाइल्ड लाइफ, एस्थेटिक पर्पस एंड वाटरशेड प्रोटेक्शन। कह रहा है कि हमारा जो 8वां क्लास की मिट्टी होती है, इसको हम यूज करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वन्य जीवों के लिए, इसके अलावा एस्थेटिक पर्पज के लिए और इसके अलावा वाटरशेड प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है, यहाँ पर हम किसी भी तरीके की खेती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर या तो जंगली जानवर रहेंगे, या तो फिर हम बीच-वीच है तो बीच के किनारे है, तो वहाँ पर हम थोड़ा-सा इसको एस्थेटिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको वाटरशेड के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजन देखते हैं, दीज आर एक्सट्रीमली रफ लैंड नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सच एज सैंडी बीच एंड रिवर वॉश। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये बहुत ही एक्सट्रीमली रफ कंडीशन होती है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे समुद्र के किनारे, जैसे गोवा है या इसके अलावा चेन्नई है, जहाँ समुद्र के किनारे वाला जो रेतीली जगह होती है, वो हमारा इसी क्लास 8 के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो रिवर वॉश होता है, जैसे रिवर वॉश क्या होता है? नदी के बहाव वाला क्षेत्र, नदी के बहाव वाला क्षेत्र ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये नदी है, नदी जब नदी के अंदर जब फ्लड आता है तो क्या होता है, पानी यहाँ तक फैल जाता है और बाद में नदी घट जाती है। तो यहाँ पर ये बीच में जो नदी के किनारे किनारे वाले जो एरिया बच जाते हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो वहाँ की मिट्टी में हम किसी भी तरीके की खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ से मिट्टी जो है वो बिल्कुल बह चुकी है, जितने भी पोषक तत्व थे वो बह चुके हैं। तो इसलिए रिवर वॉश जो है, वहां पर हम नहीं खेती कर सकते। तो इसलिए हमारा ये भी 8 में आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी ये जो है, आप जो बता रहे हो ये रिवर के दोनों बगल में तो कहीं-कहीं जगह पर हमने देखा है तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी की खेती करी जाती है। तो वो रीज़न ऐसे में नहीं आता है। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल नदी के किनारे वाले भाग बोल रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की बात नहीं करो, आप बात करो कहाँ की? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात करो। वहाँ पर जहाँ नदी बह रही होती है, नदी के बिल्कुल किनारे-किनारे पर, वहाँ पर केवल ईंट, कंकड़ पत्थर होते हैं और रेत होता है। वहाँ पर किसी भी तरीके का आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। ये आपको केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और ये हमारे जो मैदानी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर नदी के किनारे आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं जो पहाड़ों वाली नदियों के अगल-बगल में देखने को मिलता है। बाकी हमारी ये वाली जो नदी होती है, जो मैदानी क्षेत्रों में बह रही होती है, मैदानी क्षेत्रों में जो नदियाँ बहती हैं, उसमें नदी के बिल्कुल तलहटी के, अगर नदी के बिल्कुल किनारे वाले भाग को देखोगे, तो वहाँ पर भी नहीं होता है। कहीं-कहीं पर पाया जाता है, कहीं-कहीं पर नहीं भी पाया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जहाँ पर किसी भी तरीके का वेजिटेशन नहीं पाया जाएगा, उसको क्लास 8 के अंतर्गत रखते हैं। तो ये बात भी हमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर दोनों बात सही हो गई, तो अब कन्फ्यूज़न ये होता है ज़्यादातर बच्चों को कि ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट है। इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो पहली बात बोली जा रही है, वो तो बोली जा रही है क्लास 8 के बारे में एक करैक्टर दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो दिया जा रहा है, ये भी एक तरीके का करैक्टर ही दिया जा रहा है, समझ गए? और इसके अलावा समझते हैं कि कह रहा है कि इसमें जो एक्सट्रीमली रफ कंडीशन जो होती है, वो नॉट सूटेबल होती है किसी भी तरीके के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कोई चीज़ अगर ये सूटेबल है ही नहीं और वहाँ बीच और रिवर वॉश ही है, तो उसको हम या तो वाटरशेड के लिए यूज़ कर सकते हैं या तो फिर एस्थेटिक पर्पज़ और वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है, कौन-सा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो दोनों बातें कही जा रही हैं, दोनों बातें भी सही है और इसके अलावा जो रीज़न है, वो असर्शन को बहुत ही करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अरे यार, आप समझो कि वहाँ पर अगर हम किसी भी तरीके की क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी-सीधी बात है कि वहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ और एस्थेटिक पर्पज़ और वाटरशेड के लिए उसका उपयोग करेंगे। जो सैंडी बीच होता है, वहाँ पर हम इसी तरीके की तो चीज़ें करते हैं। जो सैंडी बीच होता है, वहाँ पर लोग जाते हैं, घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं, इस तरीके से गोवा लोग जाते हैं घूमने। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, वो नहाने के लिए ऐसे सो जाते हैं, धूप सेकते हैं, फिर नहाते हैं, धूप सेकते हैं, ऐसे करते हैं ना? तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इसीलिए असर्शन और रीज़न जो हमारे हैं, दोनों सही हैं और रीज़न जो है, वो असर्शन को बहुत करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है।
अब मैं आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ और सूचना वो ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएँगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, वो आपको बाइलिंगुअली पढ़ाया जाएगा और इसका पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया ये जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो प्राप्त कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि अगर आपने इसको खरीद के अच्छे तरीके से परचेज़ करके पढ़ लिया है, तो ये मेरी गारंटी है कि आप किसी भी तरीके के स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएँगे एग्रीकल्चर। आपका एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। हमारा 5वां क्वेश्चन है रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि समताप मंडल के आधार पर समताप मंडल को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी बात गलत है। ध्यान से समझते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज़ द वार्मेस्ट लेयर विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रूआउट एल्टीट्यूड। कह रहा है कि जैसे-जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं समताप मंडल में, वैसे-वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा यूनिफॉर्म रहता है, टेम्परेचर हमारा घटता या बढ़ता नहीं है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और कह रहा है कि ये सबसे वार्मेस्ट लेयर होती है, जो हमारा वायुमंडल होता है, इसमें 4 परतें होती हैं, मुख्य रूप से 4 परतें होती हैं, कहीं-कहीं पर आपको 6 देखने को मिलेगा, कहीं-कहीं 5 देखने को मिलेगा, लेकिन ये होती केवल 4 ही हैं मुख्य रूप से। तो कह रहा है कि इसमें सबसे वार्मेस्ट लेयर इसको कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब बहुत बच्चे चौंक रहे होंगे क्योंकि जो निम्रा सुंडा जी की बुक है, उसमें ये चीज़ सही लिखी गई है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्यों ये गलत है। आगे हम बात करते हैं किसकी? आगे हम बात करते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ ए 8 टू 18 से लेके और 50 किलोमीटर। कहीं-कहीं पर 8 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है, कहीं पर 18 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है क्योंकि जो पृथ्वी हमारी है, वो बराबर नहीं है। कहीं पर ऊँच है, कहीं पर ऊँचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर खाल है, कहीं पर ऊँच है। तो इसलिए ये 8 से 18 हो जाता है और ऊपर जाकर ये 50 किलोमीटर तक के आसपास में आपको स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलता है। समझ गए? तो 8 से लेके कहाँ तक? 8 से 18 तक शुरू होता है और जाता कहाँ तक है ये 50 तक जाता है। और 18 से नीचे कौन-सा होता है हमारा क्षोभ मंडल होता है, समझ गए? ट्रोपोस्फियर होता है। बात करते हैं किसकी? स्ट्रेटोस्फियर की, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं इट इज़ द एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एयर। ज़्यादातर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वो इसी लेयर में होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो ओज़ोन का कंसंट्रेशन है वो 25 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ कि आखिर ए गलत क्यों है, जबकि बुक में ए को सही लिखा गया है। समझते हैं ध्यान से। क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, इस स्ट्रेटोस्फीयर का जो 25 किलोमीटर जब हम ज़मीन पृथ्वी से जब 25 किलोमीटर ऊपर तक आते हैं, तो 25 किलोमीटर आने के बाद क्या होता है, ओज़ोन हमारी लेयर शुरू रहती है। यहाँ पर ज़्यादातर कंसंट्रेशन यहीं पर मिलता है। हमको बुक में देखने को कई जगह पर ऐसा भी मिलता है कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, इसी स्ट्रेटोस्फीयर का जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमारा स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो हमारी जो ओज़ोन की लेयर होती है, ये यहीं लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में यहीं पर पाई जाती है। अब आप ध्यान से समझो, ज़्यादातर कंसंट्रेशन यहीं पर पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि 18 से शुरू हो रहा है और 50 तक जा रहा है, तो 18 में केवल किस 6-7 किलोमीटर जोड़ेंगे तो 50 25 आ जाएगा और यहीं से शुरू हो जाता है हमारी ओज़ोन लेयर थोड़ा-थोड़ा करके। तो इसलिए कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ओज़ोन लेयर कौन से स्फीयर में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वहीं पर हमारी ओज़ोन लेयर पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल हमारी सही है। आगे हम बात कर रहे हैं किसकी? फोटोकेमिकल रिएक्शन की। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से समझना क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है और सूर्य का प्रकाश आता है इस ओज़ोन लेयर पे पड़ता है, तो धीरे-धीरे जो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन वाली जो किरणें होती हैं, ये ओज़ोन लेयर क्या करती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको एब्ज़ॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए जब यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है नहीं ओज़ोन लेयर का, तो यहाँ टेम्परेचर अल्ट्रावायलेट किरण की वजह से ज़्यादा रहेगा।
लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आती जाएगी जो ये अल्ट्रावायलेट रे है, वैसे वैसे ओजोन का कंसंट्रेशन इसको तेज मिलता जाएगा, और जितना ज्यादा ओजोन मिलती जाएगी वैसे वैसे धीरे धीरे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, एब्जॉर्ब होती जाती है ओजोन में। तो इसी वजह से धीरे धीरे जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन घट खत्म होती जाएगी तो हमारा टेम्परेचर भी धीरे धीरे घटता जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ घटता जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा ये वार्मेस्ट लेयर नहीं होती, हमारा जो एक्सोस्फीयर होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, समझ गए? अभी आपको पढ़ाऊंगा चौथी जो लेयर होती है उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है एक्सोस्फीयर, मतलब ये 4 लेयर के अंदर ही वो एक्सोस्फीयर आता है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। 1600 किलोमीटर के जब ऊपर जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारी ये जो बात है ऑप्शन नंबर ए वाली, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये हमारा ऑप्शन जो है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दो स्टेटमेंट का है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग इज ए सिस्टम वेयर लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप आर अल्टरनेटेड अल्टरनेटेड विथ इरोजन परमिटिंग क्रॉप। कह रहा है कि जब हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा इतना बड़ा सा खेत है, इस इतने बड़े खेत में हमने क्या कर दिया कि एक हमने इतनी पतली सी एक पट्टी यहाँ पर हमने बुआई कर दी एक फसल की। इसके बाद हमने एक पतली सी पट्टी यहाँ पर बुआई कर दी एक दूसरी फसल की। समझ गए? इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने फिर एक फसल और बुआई कर दी, किसकी? एक दूसरी फसल की, मतलब यही वाली फसल। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर से हमने वही दूसरी फसल को फिर से एक पट्टी में बुआई कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पट्टी यहाँ पर और ये एक यहाँ पर, और इसके अलावा इस तरीके से पट्टी नुमा खेती होती है, पट्टीदार खेती इसको बोलते हैं। इसमें हम दो फसल लेते हैं और दोनों फसल को चौड़ाई चौड़ाई में हम बोते हैं, मतलब 5-7 लाइन इस फसल की रहेगी लगातार, फिर 5-7 लाइन इस फसल की रहेगी, फिर 5-7 लाइन इस फसल की, फिर इस तरीके से रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग हम क्यों करते हैं, उसके वजह होती है। जब हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं तो एक क्या करते हैं, एक फसल तो हम ऐसी लगाते हैं जो कि इरोजन को रजिस्ट करती है, यानी कि सॉइल का इरोजन जो हो रहा है उसको रोकेगी। दूसरी क्रॉप जो हम लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं, जो इरोजन को प्रमोट करेगी, यानी कि इरोजन बढ़ाने वाली फसल। जैसे हमने क्या लगा दिया, मक्का लगा दिया, तो मक्का की जो फसल होती है इरोजन को क्या करती है, परमिट करती है, क्योंकि इसको दूर दूर लगाया जाता है। इस तरीके से लगाते हैं तो बीच वाला यहाँ पर जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी बरसात की वजह से बहती है, तो ये इरोजन को परमिट कर रही है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप हो गई मक्का। इसके अलावा हमने इसके दूसरी जो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने ये ब्लैक कलर में मक्का लगा दिया, तो ये ग्रीन वाला जो है यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे उड़द की फसल। किसकी लगा देंगे? उड़द की फसल लगा देंगे। और ये इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप होती है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज ग्रो होती है, पास पास ग्रो होगी तो क्या होगा, पास पास अगर ग्रो होती है तो क्या करते हैं इसको, अगर ये पास पास ग्रो होगी तो ये अपनी मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से ढक लेगी, और जब मिट्टी अच्छी तरीके से ढकी रहेगी तो इरोजन नहीं होता है। और ऐसा हम करते कब हैं, इसको हम करते हैं अक्रॉस द स्लोप। समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं हमारा ढाल जो है इधर को है, इस तरफ से इस तरफ को ढाल है, तो हम पट्टी किधर से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ से जो मक्के वाली मिट्टी है, अगर यहाँ से ये मिट्टी बह के यहाँ आए तो इस उड़द वाली फसल में आके फंस जाए, यहाँ पर बहे नहीं, फिर यहाँ मक्के की फसल है यहाँ से बहे, फिर यहाँ उड़द वाली फसल में आके मिट्टी रुक जाए। तो इस तरीके से जब हम लगाते हैं तो इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इरोजन रेजिस्टेंट जो क्रॉप होती है बहुत क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन है which mechanical soil conservation measure is generally suitable for deep black soil with surface drainage issue during the monsoon। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन वाला मेजर हम यूज करते हैं अपनी ब्लैक सॉइल में मानसून सीजन में ज्यादा पानी को अपने खेत से निकालने के लिए। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हम किसको यूज करेंगे, इसमें हम यूज करते हैं ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम ऑफ इरिगेशन होता है, और इसी तरीके से एक ड्रेनेज का सिस्टम भी होता है, ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड होता है। इसको समझाते हैं आपको कि ये बीबीएफ सिस्टम होता क्या है। मान लेते हैं हमारी ये मिट्टी है, ठीक ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, ये हमारी एक मिट्टी है। हमने क्या कर दिया,
इस मिट्टी को, यहाँ की जो मिट्टी थी इसको खोद दिया, और खोदने के बाद क्या किया, ये गड्ढा हो गया। इस तरीके से हमने एक गड्ढा बनाया। अब यहाँ की जो मिट्टी है इसको ले आए और यहाँ पर हमने ऐसे फैला दिया। फिर क्या किया, यहाँ की मिट्टी को फिर से खोद दिया और यहाँ पर लाके फिर से हमने ऐसे फैला दी। फिर यहाँ पर मिट्टी ऐसे खोद दिया और यहाँ पर लाके हमने ऐसे फैला दी। ये जो चौड़ाई होती है इसकी कितनी होती है, लगभग लगभग 105 मीटर के आसपास होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है, यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये कितनी होती है, ये लगभग 45 मीटर के आसपास, सॉरी 45 मीटर नहीं, सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में होता है और ये भी कितना होता है, ये भी हमारा सेंटीमीटर में होता है। समझ रहे हो? क्या कर दिया हमने कि यहाँ की जो मिट्टी थी, यहाँ की जो मिट्टी थी इसको हमने खोदा और खोद के यहाँ पर हमने ऐसे फैला दिया, एक तरीके से ऐसे यहाँ पर एक क्यारी बना दिया। फिर यहाँ की मिट्टी हमने खोदी और यहाँ पर एक क्यारी बना दी। इसकी जो चौड़ाई होती है 105 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कहीं-कहीं पर आपको 70 से लेके 150 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो आपको उसमें घुसना नहीं है कि ब्रॉड बेड फैरो में इसकी जो ये बेड होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में अगर पूछा भी जाता है तो बड़ा-सा रेंज दिया जाता है, आप आराम से लगा ले जाओगे। तो 105 सेंटीमीटर तो ये हो जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो नाली है, जो यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं, ये कितनी गहराई की होती है? ये 45 सेंटीमीटर गहराई की होती है। सॉरी, इसकी चौड़ाई जो नाली की होती है, वो कितनी होती है? 45 होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये गहराई जो होती है, इस नाली की जो हमने गहराई की बात करी, ये नाली की गहराई कितनी रखते हैं? गहराई रखते हैं लगभग 15 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये बेड है, इसकी ऊँचाई कितनी रखते हैं? इस बेड की ऊँचाई हम रखते हैं 15 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसमें ये जो बन रहा है, ये वाला ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेड बोलते हैं। रेज़्ड बेड क्यों कहते हैं? ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड। ये ऊपर वाला जो है ये ब्रॉड बेड है, क्योंकि ये बेड जो है काफ़ी बड़ा-सा है, काफ़ी चौड़ा-सा बेड है। और ये जो है इसको हम फैरो बोलते हैं। तो ये जो बेड होता है ये 105 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यहाँ पर जो ये फैरो बन रहा है, ये फैरो कितना होता है? ये होता है 45 सेंटीमीटर चौड़ा। जो ज़मीन की नॉर्मल जो सतह थी, उसको 15 सेंटीमीटर हम गहरा करके ये फैरो बनाते हैं। और यहाँ की मिट्टी को जो हम यहाँ लाके डालते हैं, तो ये लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर भी हो जाता है। ये वाली जो हमारी ऊँचाई है, 15 सेंटीमीटर ऊपर हो जाती है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम ढेर सारी फसल अपनी ग्रो कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर फसल ग्रो करते हैं। जब बरसात होता है, तो बरसात का जो पानी होता है, बरसात का पानी बहता है, इधर-उधर से दोनों तरफ से बहेगा और बह के इस नाली में आएगा और ये नाली खेत से बाहर जाएगी और खेत से बाहर एक मेन ड्रेनेज चैनल होता है, उससे करके ये खेत से बाहर निकल जाती है। ये क्या होता है, हमारा ब्रॉड बेड फैरो मेथड। इसकी मदद से हम खेती करते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ब्लैक सॉइल में, समझ गए? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इन एसआई यूनिट? कह रहा है कि यहाँ पर सोलर कांस्टेंट जो होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या है? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत दमदार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर एक जो पहला ऑप्शन दिया गया है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारा जो है ये यूनिट तो होती है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होती है। एसआई यूनिट कौन-सा है? एसआई यूनिट है हमारा 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये हमारा एसआई यूनिट होता है। समझ गए यहाँ तक बात? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही होगा। बहुत बच्चे कहेंगे कि सर जी ये भी तो सही हो सकता है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये एसआई यूनिट नहीं है, ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। यहाँ पर ये वाला इंटरनेशनल यूनिट है, यानी कि 1353 जो है, 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है? ये एसआई यूनिट होता है सोलर कांस्टेंट। अब ये सोलर कांस्टेंट होता क्या है, इसको समझते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या होता है कि जो हमारा अपर बाउंड्री होता है एटमॉस्फेयर का, जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बाहर जब हम बात करते हैं कितना, 1600 किलोमीटर की, कितना, 1600 किलोमीटर की बात करते हैं। यहाँ तक हम ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ तक हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो खत्म हो जाता है। अब जब हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ खत्म हो गया, तो यहीं पर हम खड़े हो जाएँगे और खड़े होके क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम खड़े हो जाएँगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक सरफेस बना लिया, एक यूनिट ऑफ सरफेस बना लिया। एक यूनिट ऑफ सरफेस यानी कि हमने 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पर एक सरफेस बना लिया। ये बिल्कुल आभासी सरफेस है। अब इस सरफेस पे 1 मिनट के अंदर कितना, 1 मिनट के अंदर इस एरिया पर कितना वाट की ऊर्जा आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। इसको दूसरी तरीके से हम समझते हैं, क्या करेंगे?
हमने इसमें एक काम किया, हमने यहाँ पर क्या किया, 1/1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर इस तरीके से 4 कोण का हमने ऐसे बना लिया। अब ये सूर्य की जो ऊष्मा आ रही है, ये इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट पड़ेगी। ऐसे-ऐसे 1/1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है। अब इस पे सूर्य की ऊष्मा बिल्कुल सीधा पड़ेगी, समझ गए? बिल्कुल ऐसे सीधा, तिरछा नहीं पड़ेगी, बिल्कुल तिरछा नहीं पड़ेगी, एग्जैक्ट सीधा पड़ेगी। तो इस पे जब ये सीधा सूर्य की ऊष्मा पड़ेगी, तो कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर कितना, इतने बड़े एरिया में 1 मिनट के अंदर कितनी ऊर्जा मिलती है? ये मिलती है 1.94 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और इसी को हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, समझ गए? यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिनट के अंदर सूर्य द्वारा विकिरण की गई जो ऊष्मा है, ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के बाद जहाँ पर पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लैंड कैपेबिलिटी व्हिच लैंड कैपेबिलिटी क्लास इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर लिमिटेशन लाइक स्टीप स्लोप, हाई इरोजन हैजार्ड्स एंड ए रिस्ट्रिक्टेड रूट जोन। कह रहा है कि कौन सी भूमि क्षमता वर्ग, तीव्र ढलान, उच्च कटाव खतरे और प्रतिबंधित जल क्षेत्र, जड़ क्षेत्र जैसी गंभीर समस्याओं की विशेषता है। एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा ऑप्शन, हमारे जो तीसरा क्लास होता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस तीसरे क्लास की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा सीवियर लिमिटेशन होती है। क्या होती है? तीसरे जो क्लास होती है इसकी सबसे खासियत क्या होती है कि इसमें बहुत सीवियर लिमिटेशंस होती हैं। कुछ सिलेक्टेड क्रॉप हम यहाँ पर उगा सकते हैं। क्यों उगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, ढलान बहुत तेज होती है। इसके अलावा यहाँ पर इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, जो सॉइल इरोजन है, वो बहुत तेज़ी से होता है और रूट ज़ोन बहुत अच्छे तरीके से पौधे का ग्रो नहीं हो पाता। क्यों नहीं ग्रो हो पाता है? क्योंकि जो पौधे की ग्रोथ है, उसकी जड़ों की ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है। वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, स्पेस नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है यहाँ की पथरीली है या बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है। तो इस वजह से यहाँ पर रूट जो ज़ोन है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ज़मीन के अंदर रूट का ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाता है। समझ गए? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो बी है क्लास 3, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, अरेंज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ सुपर सॉरी आगे हम बात करते हैं, हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, यहाँ से नीचे से जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमको कौन कौन सी लेयर मिलती है, इसको हम यहाँ पर आपको ध्यान से समझा देते हैं। समझो ध्यान से। क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर जो हमको सबसे पहली लेयर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? वो हमें मिलेगी ट्रोपोस्फेयर मिलेगी। ये जो ट्रोपोस्फेयर होती है, ये कहाँ से? 0 से लेके 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके बाद क्या मिलता है? ट्रोपोस्फेयर के जस्ट बाद हमारा मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ मिलता है? ये हमारा मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर ये कहाँ तक जाता है? ये 50 किलोमीटर तक जाता है। 50 किलोमीटर, समझना ध्यान से, 18 से लेके 50 किलोमीटर के आसपास तक जाता है। और यही जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, इसी में हमारा क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर इसी के अंदर पाई जाती है। इसी के जो लोअर पार्ट होता है इसका, ठीक, इसका जो ये लोअर पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जहाँ पर इसका लोअर पार्ट, जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, वहीं से ओजोन लेयर स्टार्ट होती है। और ओजोन लेयर की जो सबसे मोटी परत आती है वो कहाँ पर आती है? वो आती है 25 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर आती है। इसके बाद जब हम और ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा कौन सी परत आएगी? हमारी अगली परत आएगी, मीजोस्फेयर आती है। और ये मीजोस्फेयर कब तक चलेगी? मीजोस्फेयर ये 50 से लेके 80 किलोमीटर के आसपास तक चलती है। ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है। कैसा होता है? ये कोल्ड रीजन होता है। इसके ऊपर जब हम जाएँगे तो हमारा कौन-सा आएगा? इसके बाद हमारा आता है थर्मोस्फेयर आता है।
अब ये जो थर्मोस्फेयर होता है, ये कहाँ तक जाता है? ये हमारा जो है ये 80 किलोमीटर से लेके कहाँ तक जाता है? ये 1600 किलोमीटर तक जाता है। और इसी थर्मोस्फेयर का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, इसी थर्मोस्फेयर के जस्ट ऊपर कौन-सा पाया जाता है? इसी थर्मोस्फेयर में आयनोस्फीयर भी पाया जाता है और आयनोस्फीयर होता है और आयनोस्फीयर के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? एक्सोस्फीयर पाया जाता है। तो ये जो हमारा आयनोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है, ये तो दोनों इसी के भाग होते हैं। फिर हमारा मेसोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसमें हमारी ओज़ोन लेयर होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखते हैं ऐसा किसमें कह रहा है। तो सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो सबसे पहले 3 होना चाहिए। ये देख लेते हैं। इसके बाद ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, यानी कि 3 के बाद 2 आना चाहिए। 3 के बाद 2 इसमें आ रहा है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत है पहले से, यहाँ पर 3 के बाद 2 आ रहा है, ये भी सही है। आगे बात करते हैं स्ट्रेटो के बाद मेसोस्फीयर है। स्ट्रेटो के बाद जो मेसोस्फीयर है, तो ये हमारा गलत हो गया। अल्टीमेटली हमारा सही कौन-सा गया? हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल सही गया। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कई बच्चे कहते हैं कि सर जी जो आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो बहुत सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। तो ध्यान से समझना। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक-एक टॉपिक से लिया गया है, तो मैं पूरी टॉपिक यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन तो करा नहीं सकता। मैं उसके बारे में एक छोटा-सा रिवीजन करवा सकता हूँ। इसीलिए जब आप इस क्वेश्चन को अटेंड करने आओ, तो आपको क्या करना है कि पहले आप बुक को कायदे से पढ़ के आओ या फिर आप क्या करके आओ, मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कल्चर का जो कोर्स है, वहाँ से आप कायदे से पढ़ के आओ या इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर जो पढ़ा रखा है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ से आप डिटेल में इसको पढ़ के आओ। आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे-जैसे आप एक-एक लेक्चर करते जाओगे, तो देखते जाओगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि अब आगे कौन-कौन से लेक्चर आने वाले हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी टॉपिक वाइज़ बनाओ, तो ये तो सीधा-सीधा वही बात हो गई कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछूँगा। तो इस तरीके से तो दिक्कत होगी। एक तो मैं 2 ही 3 पेज का क्वेश्चन बना के लाता हूँ और 2 ही 3 पेज में अगर आपको बताना पड़ जाए कि 2-3 पेज कहाँ से हैं, तो दिक्कत होगी। आप ऐसे सुनो समझो कि मैंने फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर को और 2-2 3-3 पेज हर लेक्चर में मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। तो आप इस तरीके से अंदाज़ लगाओगे जैसे मान लो आपने देखा 20वाँ लेक्चर, 20वें लेक्चर में मैंने जहाँ से क्वेश्चन पूछा आपको अंदाज़ा लग गया कि हाँ, यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब उस 20वें लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आगे 3-4 पेज पढ़ लो और फिर 21वां लेक्चर तब आप डिटेल में देखो। तो जब आप एक बार वहाँ से कायदे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओगे तब यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में भी आएगा। नहीं तो क्या होता है मैंने बीच-बीच में से कुछ चीज़ें छोड़ दी क्योंकि अब मैं बिल्कुल डिटेल में इस चीज़ को थोड़ी पढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। ऐसे पढ़ाऊँगा तब तो 10 लेक्चर के लिए 10 टॉपिक हो जाएगा तो फिर वो 10 घंटे का हो जाएगा तो बहुत बच्चे छोड़ के भाग जाएँगे। जो केवल प्रैक्टिस करने आते हैं। तो इसलिए आपको अगर कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझना है तो आपको पहले पढ़ के आना है या फिर वीडियो को कायदे से देख के लेक्चर अटेंड करके आना है, फिर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी आपके जो सुझाव हैं, चाहे पॉजिटिव सुझाव हैं, चाहे नेगेटिव सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पॉजिटिव होता है तो मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव होता है तो उसको सुधारा जाता है। इसके अलावा अगर आप मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीद के एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।